ओके सो हेलो एवरीवन। और जो लास्ट लेक्चर था वहाँ तक अपन ने क्या देखा था, अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 और सप्लाई। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कुछ डेफिनेशंस देखी और सप्लाई का चार्ट समझा था। उसके बाद अपन ने चार्ट के अंदर सेक्शन 7.1 को देखा था। ठीक है, आज हम सेक्शन 7.1 करेंगे एंड विल डू द सेक्शन 7.2 ऑल्सो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले तो 5 मिनट लेते हैं और अभी तक जितना पढ़ा उसका रिवाइज करते हैं। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने 4 से 5 कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। अगर आपको याद होगी तो वो डेफिनेशंस अपन ने क्या क्या पढ़ी थी गाइज, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। ठीक है, कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था। मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा, फिर अपन उसके बाद अपन आज का जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज जीएसटी सप्लाई। तो जो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन वो गुड्स और सर्विस की देखी थी, वो अपन ने देखी थी गुड्स और सर्विस की। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब था एनीथिंग, जो भी मूवेबल है वो हो गया गुड्स। और सर्विस का मतलब क्या? जो अदर देन गुड्स है। ठीक है सर, ये दोनों की डेफिनेशन हुई। इन दोनों में से दो चीजें बाहर निकली थी। इन दोनों में से दो चीजें बाहर निकली। कौन कौन सी निकली थी? एक फर्स्ट मनी और सेकंड सिक्योरिटीज। उसके बाद कहा था दो चीजें दोनों में अलग से ऐड होंगी। कौन कौन सी? गुड्स के अंदर क्या? गुड्स के अंदर फर्स्ट था एक्शनेबल क्लेम और सेकंड के अंदर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड हो। ठीक है, ये दो। और सर्विस के अंदर एक था यूज ऑफ मनी और एक था कन्वर्जन ऑफ मनी वेयर कंसीडरेशन इज पेबल। तो गुड्स और सर्विस की ये डेफिनेशन हो गई। फिर हमने देखा था कंसीडरेशन की मैंने आपको क्या कहा था? इन जनरल नॉर्मल के अंदर जो भी आपको मिले, चाहे मॉनेटरी वैल्यू मिले या नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में कुछ मिले, जैसे पैसा वैसा, या नॉन मॉनेटरी कुछ मिले गुड्स के बदले गुड्स, तो वो हो जाएगा कंसीडरेशन। लेकिन टू एक्ट और फोरबियरेंस उसके लिए मॉनेटरी वैल्यू ही चलेगी। ठीक है सर, ऊपर वाला कोई पैसा देता तो उसको हम कंसीडरेशन बाहर निकाल देंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दी तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। और डिपॉजिट अगर वो सर्विस के केस में यूज हो रहा है तो हम उसको कंसीडरेशन का पार्ट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये देख ली थी। उसके बाद अपन ने बिजनेस की 4 पॉइंट इंपोर्टेंट थे, फिर 5 वाले तो फॉर्मेलिटीज थी। क्या इंपोर्टेंट थे? सबसे पहला क्या था? एनी। ठीक है, उस बिजनेस की डेफिनेशन में उन्होंने बोला एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन, वेजर, एडवेंचर। ठीक है, और ट्रेड, मैन्युफैक्चर, ये जो भी है ये सब बिजनेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर बी और सी इनसे कनेक्टेड। पहला क्या? बी क्या था? बी था इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी आ जाएगा। सी क्या था? चाहे आप फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो या आप फ्रीक्वेंसी हो गई या आप क्वांटिटी में कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मान जाएगा। और फोर्थ क्या थी गाइस? इसके बिजनेस स्टार्ट करते उससे पहले वाली जो पीरियड है जहां आप कैपिटल गुड्स एक्वायर करते हो, बिजनेस एंड करते हो, उसके बाद वाला पीरियड जहां कैपिटल गुड्स या दूसरे गुड्स को भी आप वापस सेल ऑफ करते हो। ठीक है, उनकी सप्लाई करते हो, तो उस वाले पीरियड को भी बिजनेस मान लेंगे। इसके बाद जो 5 पॉइंट है वो एकदम सिंपल है। क्या कहते हैं? एक तो अरिजीत सिंह वाला सवाल आपको याद है किसी भी प्रीमाइज में एंट्री के लिए। फिर एक था कोई भी सोसाइटी अपने मेंबर से लेती वो, ये। फिर एक रेस क्लब वाला अपन ने देखा था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देखा था। एक आध कोई रह रहा है, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसके बाद अपनी थी एक तो सप्लायर और रिसिपिएंट। सप्लायर मतलब कौन? जो सप्लाई कर रहा है। ऑफ कोर्स मैं आपको अगर ये पेन सप्लाई करूं तो मैं होगा सप्लायर। रिसिपिएंट कौन? इन द जनरल जो अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो जो कंसीडरेशन पे करता है वो है रिसिपिएंट। और जहां कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो गुड्स या सर्विस की डिलीवरी जिसको भी दी जाती है वो हो जाएगा रिसिपिएंट। गॉट इट? तो यहां पर अपनी इंपोर्टेंट मनी वाली। ठीक है, यहां पर अपनी इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू बताया था कि इस चैप्टर के अंदर अपन कैसे गो थ्रू होने। मैंने आपको कहा था कि विल डू द सेक्शन 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने 2 पार्ट के अंदर बताया था। बेसिकली 3 पार्ट थे लेकिन 2 मेन पार्ट थे। क्या था? हमने कहा एक तो है सेक्शन 7.1, इसके 2 पार्ट, एक है सेक्शन 7.2। ठीक है साहब, ये बोलता है कि ये हम इसको इंक्लूड करेंगे, ये इंक्लूड। और सेक्शन 7.2 क्या बोलता है? अरे मैं एक्सक्लूड करूंगा, वो इंक्लूड कर रहा है तो मैं एक्सक्लूड करूंगा। मेरे अंदर जो आएगा उनको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, एक छोटू सा इन दोनों का भाई वो क्या था? 7.1a। वो क्या बोलता है? मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा कि कौन कौन सा गुड्स सप्लाई गुड्स होगी, कौन सी सप्लाई सर्विस होगी। ए के अंदर हम 7.1 के अंदर गए। इससे हमने पूछा, इसने बोले मेरे 3 बेटे, इसने बोला मेरे 3 बेटे। कौन कौन से? ए, बी एंड सी। ठीक है, ए के अंदर क्या था गाइस? एक डेफिनेशन थी, आपको पता हो तो एक डेफिनेशन थी जिसके 4 पार्ट थे। ट्राई टू रिकॉल क्या डेफिनेशन थी। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन क्या थी कि एनी काइंड, एनी टाइप ऑफ क्या थी? सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज, ठीक है, रेंटल, लाइसेंस,
वो भी हो गया, ये फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड क्या था, मेड और एग्री टू बी मेड। थर्ड क्या था, फॉर कंसिडरेशन। और फोर्थ क्या था, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सेल वेल कुछ भी हो, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, मेड या तो हो गई या एग्री टू बी मेड है, और बिजनेस के टर्म्स में भी होनी चाहिए, पर्सनल हो तो नहीं चलेगी। ये चार चीजें है तो सप्लाई मानेंगे, ये चार चीजें है तो ही सप्लाई मानेंगे। इसका एक्सेप्शन आगे सी के अंदर था, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, वो एक अलग रहेगा। ठीक है, तो ये चार चीजें अगर किसी में नहीं तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। बी हमने क्या देखा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बी हमने क्या देखा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अरे यार, आप कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, ठीक है, और वहां कंसिडरेशन पे कर देना, तो चाहे बिजनेस के लिए करो या ना करो, चाहे बिजनेस के लिए करो या ना करो, वो आ जाएगा 7(1)(b) के अंदर। सी क्या बोलता, अरे सी बोलता, अरे सुनो सुनो सुनो, ये मेरी गैंग के 4 लोग है ना, ये चाहे कंसिडरेशन ना ही लेके आए, ये चाहे कंसिडरेशन ना ही लेके आए, इनको सप्लाई मानना है, ये बोलता है सी के अंदर। गाइस अगर आपको पता तो पैरा 1 2 3 4 पैरा, 4 पैरा थे, 4 पैरा थे। बताओ कौन कौन से पैरा थे, कौन कौन से पैरा था, जस्ट ट्राई टू रिकॉल। तो फर्स्ट पैरा कौन सा था, अरे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी टेकन। अरे कोई भी मेरी बिजनेस की एसेट से मैंने परमानेंट ट्रांसफर कर दी, ले जाओ सब फ्री में ले जाओ। मैंने आईटीसी पहले ले ली थी, मैंने बोला रुक, तूने पहले मजा ले ली थी ना, अब वापस तेरे को आईटीसी, तूने पहले ले ली थी ना आईटीसी, अब जब तू विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रांसफर कर रहा है ना, तो हम तेरे से आएंगे और तेरे को इसको सप्लाई मानना पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर अगर पहले आईटीसी नहीं ली तो कोई बात नहीं, तो फिर इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। पूरी सब कंडीशन में बिजनेस एसेट्स भी होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी होना चाहिए। और देखो सर, कोई बोला सर अगर विद कंसिडरेशन होगी तो, और वो यहां फॉल कर जाएगी ना, वो यहां फॉल कर जाएगी ना, विद कंसिडरेशन तो 7(1)(a) में हो जाएगी, है ना। तो यहां बिजनेस एसेट्स हो गई, विदाउट कंसिडरेशन है तो भी यहां जाएगा ए के अंदर। और फिर बी हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ रिलेटेड पार्टी वाला पढ़ा था। अरे हाँ याद करो, हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेटेड पार्टी और एक हमने पढ़ा था डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कंसेप्ट। सर डीम्ड डिस्टिंक्ट क्या था, एक ही पैन के अंदर, जैसे मैं ललित, मेरा एक ही पैन, मेरी गुजरात में भी ब्रांच, महाराष्ट्र में भी ब्रांच, राजस्थान में भी, तीनों ब्रांच के जीएसटी नंबर अलग, लेकिन सब मैं एक ही मालिक, एक ही दिल, आत्मा और शरीर, पूरा के पूरा एक ही बंदा है, तो उन तीनों को आपस में हम डीडीपी मान लेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन 25 ये बोलता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या था कि हाँ, कोई भी रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, इनके बीच में अगर कोई ट्रांसफर हो जो बिजनेस वाला हो, पर्सन वाले चलेंगे, जो बिजनेस वाला हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको सप्लाई मानेंगे। सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या था सर, थर्ड क्या था, याद करो, प्रिंसिपल टू एजेंट। अगर कोई प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई हो रही है या एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई हो रही है, इवन तो विदाउट कंसिडरेशन, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। लेकिन सर प्रिंसिपल टू एजेंट अगर कोई सप्लाई हो रही है और आगे एजेंट एज इट इज प्रिंसिपल का इनवॉइस बना के भेज देता तो ये सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर वो आगे खुद का इनवॉइस बना के भेजता है तो ही सप्लाई मानेंगे। तो फर्स्ट पैरा खत्म, सेकंड खत्म, थर्ड खत्म, लास्ट में फोर्थ क्या था, अरे फोर्थ बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। क्या था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अरे सर 7(1)(b) में तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस था भाई वो कंसीडरेशन, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसीडरेशन है तो 7(1)(b) में जाना पड़ेगा, और कंसीडरेशन नहीं है तो यहां पर 7(1)(c) के अंदर पैरा 4, शेड्यूल 1 में पैरा 4 क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन। लेकिन यहां दो कंडीशन और है, दो कंडीशन और चिपकाई। क्या चिपकाई, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, एक तो रिलेटेड पर्सन के लिए और बिजनेस के लिए, पर्सनली तो नहीं चलेगी। आई होप यू गॉट इट। अब तक का ये अपना डिस्कशन था यहां तक का, ठीक है, ये अपन ने रिवाइज कर लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपन स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, 7(1)(a) से। सर 7(1) के बाद 7(2), हाँ 7(2) में लेकिन एक बीच में छोटा सा भाई है, वो है 7(1)(a). सर वो क्या बोलता है, देखो गाइस वो क्या बोलता है कि देखो जीएसटी के अंदर क्या है गाइस, सप्लाई तो आपने डिफाइन कर लिया। अब लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो सर ये तो हम पहचान लेंगे ना, गुड्स जा रही है सर्विस जा रही है, इन जनरल आप पहचान लोगे। लेकिन कुछ चीजों के ऊपर बहुत कंफ्यूजन है, कुछ चीजों के ऊपर कंफ्यूजन था कि यार इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सर्विस माने, क्या करें। तो जीएसटी वाला ने क्या बोला, अरे रुको ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं, पेश है आपके सामने सेक्शन 7(1)(a). ये क्लासिफिकेशन दिखाएगा, ये ऐसा नहीं बताएगा कि इसको सप्लाई मानना कि नहीं मानना, ये बोलता है आपने इसको सप्लाई मानना है क्या, तो 7(1)(a) 7(1) से जाके पूछो, 7(1) से जाके पूछो कि सप्लाई मानना कि मानना। अगर वो सप्लाई मान गया तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा कि मेरे पास अगर वो गुड्स अगर मेरी वाली लिस्ट में है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखाता है, ठीक है। ये करेंगे, उसके बाद अपन ये 7(2) भी कर लेंगे आज ही। जो नेगेटिव लिस्ट रहेगी एक्सक्लूड, ये बोलेगा इनको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसा आपको पता ही है कि अपन पूरा के पूरा ICAI की मॉड्यूल से ही कर रहे हैं। तो आप आ जाइए पेज नंबर 2.36, पेज नंबर 2.36, वहां लिखा होगा एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन दिखाएगा। ओके
आओ तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ इन्होंने वही लिख रखा है। हाँ ये शेड्यूल सेकंड में, ये तो ये तो अपन सी के पास गए, सी ने क्या बोला, मेरे पास मेरी पॉकेट में क्या है शेड्यूल 1। इसके पास गए, ये बोला अरे मेरी पॉकेट में भी शेड्यूल है, वो है शेड्यूल सेकंड, और इसके पास है शेड्यूल थर्ड। तो 7-1 में ए के पास गए, वो बोले मेरे पास है शेड्यूल सेकंड। अब अपन शेड्यूल सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। आइए गाइस आप आ जाइए, अब वापस टेक्स्ट पेज चले जाइए, वो है पेज नंबर 2.37, ठीक है। अब वहां चले जाइए, अपन वहां देखते हैं क्या लिखा है। देखो गाइस, सबसे पहले एक चीज मैं आपको, ये पूरी की पूरी है ना गाइस, ये 6-7 एक्टिविटीज 6-7 पैरा के अंदर दे रखी है। इसका मैं आपको एक क्रक्स बता देना चाहता हूं गाइस, जहां पे भी मालिकाना हक, सर क्या बोल गए आप, ये एकदम प्योर हिंदी हो गई, जहां पे भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, उसको आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेना है, उसको आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेना है। जहां ओनरशिप नहीं हो रही है, मैंने कुछ टाइम के लिए यूज किया, मतलब कुछ टाइम के लिए यूज करने के दिया, अरे ये पेन मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, और मैंने बोला जी ले अपनी जिंदगी, और ये पेन आज से आपका हो गया, और ओनरशिप इसकी आपकी, आप चाहे जो करो, आप चाहे जो इस पेन के साथ करो, मैंने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी, तो दिस विल कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। मैं बोलता हूं एक काम करना, ये 1 महीने के लिए अपने पास रखो, यूज करो, मेरे को दे दो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, यूज करो, मेरे को दे दो, तो ये हो जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एक बेसिक सा थंब रूल है, क्योंकि आगे जो आएगा इसके अंदर इसी थीम के ऊपर चलेंगे। तो गाइस आइए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। यू कैन सी गाइस, ऐसे आपके कुछ चार्ट्स पास रहेंगे, अगर आपको ऐसा दिख रहा हो तो, ठीक है। इस साइड में आईसीआई के वहां पे क्या है, पेज नंबर 2.337 पे टेबल बन रखी पूरी की पूरी। क्या लिखा सबसे पहले इन्होंने बोला है एक्टिविटी क्या है, कोई भी ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी ट्रांसफर। अब इन्होंने क्या बोला है, टाइप में जाकर देखिए, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब टाइटल मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया, अरे ले जाओ ये पेन आज से आपका, मालिक आप, तो क्या मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है सर। सेकंड है, क्या लिखा है नीचे, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। क्या बोला इन्होंने, राइट ऑफ गुड्स, राइट, अरे राइट आपको दिया मैंने आपको राइट दिया, एक काम कर, इस गुड्स में आपका राइट है, क्या राइट है, आप भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन नीचे देखो क्या लिखा है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मालिकाना हक आपको नहीं दिया, मालिकाना हक अभी भी मेरे पास है, तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, गॉट इट। इसके बाद थर्ड क्या लिखा है, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ठीक है, इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट, ठीक है साहब, विच स्पिटुलेट्स दैट प्रॉपर्टी सेल पास एट अ फ्यूचर डेट। रे ये पेन आज अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आने वाली 10 तारीख को ये आपका हो जाएगा, मालिकाना हक आपका। अरे मालिकाना हक चाहे आज ट्रांसफर हो, फ्यूचर में ट्रांसफर हो तो रहा है ना, फ्यूचर में भी हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो गाइस पहला जो ट्रांसफर था, मैंने आपको वैसे इसका पहले ही मैंने आपको इसका क्रक्स बता दिया है, ठीक है। तो फिर भी ये है कि अगर मालिकाना हक, अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, नहीं होता है सिर्फ राइट यूज करने के लिए राइट दे देते तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके गॉट इट। सेकंड पे आइए, लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड पे बोला लैंड एंड बिल्डिंग, पढ़िए क्या लिखा है, एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड्स। मतलब क्या बोला सर, और उन्होंने बोला सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब क्या बोला है सर, देखो ना, लीज है, टेनेंसी है, ईजमेंट है, सर इसका मतलब क्या है, अरे आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं। लीज के अंदर क्या होता है गाइस, सेल नहीं होती है। देखो टेनेंसी के अंदर क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको कुछ चीज, मैं आपको मान लीजिए कि जो मेरा घर है, ठीक है, मैं आपको टेनेंसी के रूप में देता हूं कि आप आइए 1 साल के लिए रह लीजिए, तो ये हो गया कि मैं आपको एज ए टेनेंसी राइट दे रहा हूं। और लीज के ऊपर देते मैंने आपको, देखो गाइस लीज क्या होती है, टेनेंसी होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, लीज होती है बहुत लंबे पीरियड के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल 30 साल के लिए, 40 साल के लिए पूरा के पूरा दे दिया, लेकिन 40 साल बाद में भी मैं आऊंगा, मालिकाना हक तो मेरा ही रहेगा, मैं आपको बोलूंगा अब निकलो, हो गया लीज कंप्लीट। तो गाइस यहां पर मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या है, लीज टेनेंसी हो रही है, लीज और टेनेंसी मतलब मैं आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, तो इसके क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। सर अगर यही सेल होती तो क्या सेल होती, तो सेल पे जीएसटी भी नहीं आती। सर ऐसा कहां लिखा है, शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तब मैं आपको इसका रेफरेंस वापस दूंगा, याद रखना, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ ये हो गया। आगे आइए, वही लिखा, सप्लाई ऑफ सर्विस है, कोई पूरे के पूरे कमर्शियल वाली है, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, अगर आपने किराए पे दी ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ऑफ कोर्स यार, गुड्स थोड़ी हो गया यहाँ पे। थर्ड क्या बोलता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। सर ये क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या लिखा, सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ सर्विस। गाइस जैसे ये शर्ट है, ठीक है, तो ये शर्ट क्या होती है गाइस कि सबसे पहले ना ये प्योर व्हाइट कपड़ा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर ये कुछ डिजाइन करनी थी, इसको कलरफुल करना था, तो गाइस क्या होता है कि ये जो कलर, ये जो व्हाइट कपड़ा, इसको कलरिंग करना, इसको ब्लीचिंग करना, और ये वाले जो काम है ना गाइस,
मार्केट के अंदर कैसा ट्रेंड है, जैसे अगर मैं ये शर्ट बनाता तो मैं जनरली मतलब अगर मैं बहुत ही बड़ा एक खिलाड़ी हूँ ठीक है बिजनेस का, तो मैं अपने वहां भी प्रोसेस कर लूंगा, मैं अपने वहां इसको कलर वाला कर लूंगा। लेकिन काफी लोग क्या होता है कि वो जो कलर वाला सेटअप है ना वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो काफी लोग खुद नहीं करते। मैंने कपड़ा खरीदा, मैं खुद कलर नहीं करूंगा, मैं बाहर से कलर करा लूंगा, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस पे काम करवाना। और काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने एक सेटअप डाल दिया और मैं बोलता हूं अरे दुनिया वालों सुनो, मेरे पास जो सेटअप है वो कलर का सेटअप है। तो आपके अगर किसी भी कपड़े, जैसे ये कपड़े पे ब्लीच करना, कलर करना, तो मेरे पास है ना आपका गुड्स, तो आप क्या करोगे गाइस, या जैसे मैं जैसे मेरे पास वो कलर का सेटअप है, आपकी शर्ट की फैक्ट्री है, तो आप अपने पास वो सेटअप कलर वलर करने का नहीं, तो आपके पास कोई गुड्स आपने खरीदा, आपने वो गुड्स मेरे को भेजा, मेरे को बोला आप इसके ऊपर कलर करके दो, ब्लीच ब्लीच करके दो, मैंने उस आप ही का गुड्स, आपका गुड्स आया, कलर वलर मैंने ब्लीच ब्लीच की, आपका गुड्स आपको दे दिया। तो मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं, क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है? अरे गुड्स तो आप ही का था, उसके ऊपर मैंने कुछ प्रोसेस काम करके आपको दे दिया है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कॉल होती है। ठीक है, तो यहां ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जो ट्रीटमेंट है ना, ये देखो यहां एग्जांपल भी डाइंग हाउस का दिया है, तो ये प्रोसेस हाउस होते हैं ना, उनको डाइंग हाउस ही बोलते हैं। ओके, ये खत्म। इसके बाद क्या लिखा है, अरे आओ आओ देखो देखो क्या लिखा है, अरे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, क्या लिखा है गाइस? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स के अंदर तीन पैराग्राफ दिए। पहले पैराग्राफ में क्या बोला, सप्लाई ऑफ गुड्स। कई सप्लाई ऑफ गुड्स, किसी भी एसेट्स का सप्लाई ऑफ गुड्स कब मान लेंगे? अरे मालिकाना हक ट्रांसफर हो गया, तो इसी के अंदर वही लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रखा है यार, ऊपर वाला बोल देना आपने मालिकाना हक, एक लाइन में बोल देता मालिकाना हक, अगर टाइटल ट्रांसफर तो गुड्स, नहीं तो सर्विस। ओके, वो चीज रिपीट कर रहा है, क्या लिखा है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स है, आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन है जो भी है, नो लॉन्गर और पार्ट ऑफ दोज असेट्स वेदर और नॉट कंसीडरेशन। अरे मतलब परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मैं मेरे पास कोई गुड्स है, कोई गुड्स है, मैंने आपको पूरा के पूरा परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद मेरा इसके ऊपर कोई राइट नहीं रहता है, तो परमानेंट ट्रांसफर हो गया ना, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड क्या लिखा है, सेकंड में अगर आप देखोगे ना, ठीक है, एनी पर्सन फॉर यूज ऑफ एनी पर्सन अदर देन बिजनेस है, मतलब प्राइवेट यूज है, मैंने आपको प्राइवेट यूज करने के लिए, तो ये हो गई सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फर्स्ट पैरा है वो हो गया परमानेंट ट्रांसफर का, आप साइड में लिख सकते हो, परमानेंट ट्रांसफर का केस है। सेकंड है वहां टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है, मैं आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो वो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विस। और थर्ड बहुत अच्छा है। थर्ड देखिए क्या लिखा है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स है ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन who cease to be a taxable person। से मतलब क्या होता है, cease to be a taxable person? मैं बिजनेस चला रहा था तो मैं हो गया टैक्सेबल पर्सन, मैंने आज बिजनेस बंद कर दिया ना, और मैंने गवर्नमेंट के पास फॉर्म भर दिया कि मेरा बिजनेस मैं क्लोज कर रहा हूं, मेरे को जीएसटी नंबर सरेंडर करना। जिस दिन जीएसटी नंबर सरेंडर हो गया उस दिन मैं मानूंगा कि मैं सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, मेरी टैक्सेबिलिटी को छीन लिया गया। गवर्नमेंट आई, मैंने कहा ये जीएसटी नंबर मेरे को नहीं चाहिए, गवर्नमेंट आई जीएसटी नंबर छीन के लेके चली गई, तो वो हो गया कि सीज, तो वो हो गया सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, मैं अब एक टैक्सेबल पर्सन नहीं रहूंगा। ठीक है, सेल बी ड्यूम टू बी सप्लाई बाय हिम। ठीक है, मतलब क्या है सर, जैसे आज अगर मैं मेरा बिजनेस क्लोज करता हूं, जैसे ये मैं आपको बताऊं बिजनेस की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था, जब बिजनेस क्लोज करो उसके बाद भी कुछ ट्रांसफर करो तो उसको भी सप्लाई बिजनेस मानेंगे और सप्लाई मानेंगे। तो क्या जिस दिन से मैं बिजनेस बंद करता हूं, ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल देती है हाँ चल तेरा बिजनेस बंद, तू अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो जिस दिन मैं बिजनेस बंद करता हूं ना, उस दिन मेरे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स पड़ी रहेगी ना, उसको ऑटो सप्लाई मान लेंगे, उसको डीम टू बी सप्लाई मान लेंगे कि मैंने सब सप्लाई किए। सर इससे क्या होगा, जिस दिन डीम टू सप्लाई मानेंगे मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी, मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? अरे भाई जिस टाइम तूने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो तूने वो सब गुड्स खरीदे तो तूने गवर्नमेंट से आईटीसी तो ली होगी, हाँ सर ली थी, तो आज बिजनेस बंद करके जा रहा है, गवर्नमेंट ऐसे जाने दे देगी क्या? गवर्नमेंट बोले उस दिन आईटीसी ली थी ना मुन्ने, आज वापस दे आईटीसी, तो वो डीम टू बी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है सर, लेकिन सर मेरा केस ना ऐसा नहीं सर, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं, मैं बिजनेस बंद करके मैं जा रहा हूं, ये बिजनेस यही पड़ा है, और मैंने क्या किया, मेरे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहां बैठा दिया, मैं चला गया, मेरे भाई को लेके आया, मेरे भाई को मैंने यहां बैठा दिया और मैं चला गया। सर बिजनेस तो वैसे के वैसे, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, तो हम नहीं मानेंगे, तो यहां पर आपको छूट मिल सकती, तो यहां आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने 2 केस दिया, एक्सेप्शन में आके देखो क्या बोला, बिजनेस इज ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन और बिजनेस इज कैरिड बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो टैक्सेबल, मतलब यहां मैंने तो क्या मेरे रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दिया, मेरे भैया को बैठा दिया, वो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है तो वो बैठ गए, या मैंने बिजनेस चालू पूरा के पूरा मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, तो बिजनेस तो मेरा चालू है। मतलब जो बिजनेस असेट्स गवर्नमेंट, जब मैंने बिजनेस असेट्स ली थी तो वो तो अब भी यूज आएगी, बिजनेस बंद नहीं होना। कई टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब बिजनेस ही बंद हो रहा हो, मेरी टैक्सेबिलिटी जा चुकी है, मैं जीएसटी से बाहर हो रहा हूं, लेकिन मैंने किसी दूसरे को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दिया, तो उस केस में टैक्स नहीं आएगा। ओके, 4 पॉइंट अपने कवर हुए।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? फिफ्थ पॉइंट बोलता है रेंटिंग ऑफ मूवेबल। गाइस फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये ना इन्होंने ए बी सी डी ये टोटल ना ई एफ तक दे रखी, सब के सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर सब के सब सप्लाई ऑफ सर्विस है। अभी तक 4 पॉइंट को एक बार रिवाइज कर ले, एक बार 4 पॉइंट को रिवाइज कर ले। क्या था फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा? अरे भाई साहब आप कोई भी ट्रांसफर करो, टाइटल अगर ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स चाहे आज हो या फ्यूचर की डेट पे हो, और टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ रेंट आप यूज करने के लिए दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये फर्स्ट पढ़ा था। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था? सेकंड अपने का लैंड और बिल्डिंग जो टेनेंसी के ऊपर जा रही, टेनेंसी या लीज के ऊपर जा रही तो सप्लाई ऑफ सर्विस। थर्ड अपन ने कहा तो कोई भी प्रोसेस हाउस है वो सप्लाई ऑफ सर्विस। और फोर्थ अभी अपन ने पढ़ा कोई भी बिजनेस की कोई असर से अगर परमानेंट ट्रांसफर हो रही तो सप्लाई ऑफ गुड्स, टेम्पररी हो रही तो सप्लाई ऑफ सर्विस। और मैं अगर बिजनेस बंद करके निकल रहा हूं तो उसमें भी सप्लाई ऑफ गुड्स है अगर मैं सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन। लेकिन दो केस है जहां मैं सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन हो रहा है लेकिन मेरा बिजनेस कंटिन्यू है, या तो मैं किसी थर्ड पर्सन को गोइंग कंसर्न के रूप में ट्रांसफर कर रहा हूं या मैं अपने किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यह बिजनेस दे रहा हूं। तो बिजनेस मेरा चालू है तो यहां जीएसटी नहीं आएगी, बाकी जीएसटी आएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। 4 कंप्लीट 5 के अंदर। अब अपन 5 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबके सब केस है जो सप्लाई ऑफ सर्विस के। फर्स्ट केस देखो क्या लिखा है इन्होंने, ए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे भाई साहब इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंटिंग दिया, ऑफ कोर्स यार मैंने बेचा थोड़ी है, बेचा तो गुड्स आता ना, तो रेंटिंग दिया है। रेंटिंग है तो रेंट है मतलब राइट टू यूज है। अपन ने ये पहला थीम पढ़ी ना वो उसी के ऊपर है, बट थोड़ा क्लासिफिकेशन कर रखा है इन्होंने, कहा कि इन फ्यूचर कुछ डिस्प्यूट ना हो इसलिए, ठीक है। यू क्या लिखा, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल है, कोई प्रिसियंट ऑफ रिलीजियस है, एजुकेशन वाला है, इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाटएवर, मतलब क्या है कि रेंट। अब अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ही समझेंगे पैसा रेंट है, सप्लाई ऑफ सर्विस, फर्स्ट कंप्लीट। बी क्या बोलता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, ये ठीक है। इसके अंदर देखना गाइस, ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला ये, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ठीक है साहब। अब आप आके देखो तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ देयर ऑफ, ठीक है, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग है इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर, ठीक है साहब, होली और पार्शियली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसीडरेशन, ये गाइस ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसीडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इज फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। सर मतलब क्या है गाइस, इन्होंने क्या बोला, कोई भी कंस्ट्रक्शन और कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल है, ये अगर आप किसी को ये जैसे ये फ्लैट अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हो ना तो वहां पर ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इमूवेबल है। और अगर मूवेबल होती तो गुड्स में आती। और सर्विस क्या बोलता है, देखो गुड्स की डेफिनेशन क्या थी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, अब अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ किसी भी फ्लैट और इनकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन वाला वर्क हो गया ना, वो हो गया इमूवेबल, तो इमूवेबल चली जाएगी सर्विस में। फिर इमूवेबल सर्विस में कैसे, गुड्स ने क्या बोला, एनी काइंड ऑफ मूवेबल, सर्विस क्या बोला, जो गुड्स के अंदर नहीं है वो मेरा, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन एक केस में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे और वहां जीएसटी नहीं आएगा। कैसे, कब, क्या गाइस, एक फ्लैट है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो कि आप एक फ्लैट खरीद रहे हो, ठीक है, आप एक फ्लैट खरीद रहे हो। ये टाइमलाइन मैं बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 2 डेट्स मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ की मैं आज की डेट लिखता हूँ, आज की आई थिंक 30 है, हाँ आज भी 30 है, 30 ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 39, 30, 10 बराबर कॉमन डेट लेते, ठीक है। क्या हुआ कि मेरा कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, अब मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ। मान लिया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं पे भी कंप्लीट हो गया, ठीक है था। 30/9 को बिल्डर क्या करता है कि कंप्लीशन, देखो गाइस कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन होने के बाद उनको क्या करना, लोकल अथॉरिटी से एक सीसी लेनी पड़ती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो वो बिल्डर जो है ना वो 30/9 को, उसने 30/9 को सीसी ले ली, 30/9 को सीसी ले ली कि हाँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और 30/10 को क्या बोलता है, फर्स्ट ऑक्यूपेशन। 30/10 को पहली बार रहने के लिए गए आप, फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो रहा है, ठीक है साहब, ऑक्यूपेशन हो रहा है। अब जीएसटी में क्या बोलते हैं कि भाई साहब सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, इन दोनों में से जो भी पहले हो, तो यहां कौन पहले, सीसी पहले या फर्स्ट ऑक्यूपेशन पहले, कौन पहले, सीसी पहले। तो गाइस ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीसी पहले। तो ये वाली है ना, यहां पर एक अपना लक्ष्मण रेखा बना दो, यहां पर लक्ष्मण रेखा बना दो। सर क्यों लक्ष्मण रेखा बनाएंगे, देखो गाइस क्या करना, सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन की डेट लेनी, दोनों में से जो भी पहले हो वहां पे एक लक्ष्मण रेखा बना दो। और आप सामने वाले को बोलना है कि अगर इस लक्ष्मण रेखा इस डेट से पहले अगर 1 रुपया भी अगर आपने पे किया बिल्डर को, 1 सिंगल रुपीस भी अगर आपने बिल्डर को पे किया तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी आ जाएगी, ओके।
और अगर 30/9 सीसी या फर्स्ट ऑक्यूपेशन की जो भी इन दोनों में से जल्दी है उसकी डेट के बाद अगर आप फिर पूरा पैसा अगर तब ट्रांसफर करते हो तो कोई सप्लाई नहीं मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगी। तो यहां जीएसटी नहीं आएगी। तो जीएसटी बचाने का एक ये तरीका है, ठीक है। अब सर आप में से किसी का क्वेश्चन होगा, अरे सर ये 30/9 को सीसी है, एक काम करो फर्स्ट ऑक्यूपेशन तो उससे पहले ही हो गया, 30/7 को हो गया। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अपन ने अपनी लक्ष्मण रेखा है ना वो चेंज हो जाएगी। अपन ने क्या पढ़ा था सीसी, ये आ जाएगी सीसी की डेट। अपन ने क्या पढ़ा था, अरे सीसी हो या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, इन दोनों में से जो भी पहले सॉरी सीसी की डेट तो वही है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी की डेट ये हो गई, ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी की डेट हो गई 30/7, तो अपनी लक्ष्मण रेखा 30/7 हो जाएगी। अगर एक भी रुपया 30/7 से पहला दिया तो उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगी, और पूरा के पूरा पैसा अगर बाद में देते हो तो जीएसटी नहीं आएगी। तो गाइस ध्यान रखना, अगर जीएसटी बचानी है तो आपको पहला पैसा नहीं देना। जब भी बिल्डर को पूछना सीसी आ गई, फर्स्ट ऑक्यूपेशन आ गया, दोनों में से जो भी पहला आ गया ना उस डेट के बाद पूरा का पूरा पैसा दो, जीएसटी बचाओ। 5th के अंदर ये बी पॉइंट था, कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर है ये, इसके नीचे इन्होंने लिख रखी कंसिडरेशन और वो मतलब नहीं है। फिर सी इन्होंने क्या बोला, अरे ट्रांसफर क्या सॉरी इन्होंने क्या लिखा, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अरे आईपीआर है, मेरे पास किसी प्रॉपर्टी के राइट है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उनके राइट्स है। और देखो क्या लिखा इन्होंने वर्ड, ये टेम्पररी ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर नहीं। अगर परमानेंट ट्रांसफर है अभी तक तो हमको भी पता चलता, परमानेंट ट्रांसफर है मतलब मालिकाना हक ट्रांसफर होता है, सप्लाई गुड्स है। ओह टेम्पररी ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, हो गया। डी क्या बोलता है, अरे डेवलपमेंट, फालतू की चीजें यार, कुछ भी लिखते क्या बोले, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, लास्ट में जाकर लिखा ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। अरे आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो उनको हम मान लेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर क्या होता है, एक दो व्यू और है यहाँ पर। क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, प्रीपैक सॉफ्टवेयर ले लिया, प्रीपैक जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है वो प्रीपैक है, टैली ERP 9 मिलती है पूरी की पूरी। तो अगर आपने प्रीपैक मतलब सबके लिए ऐसे ही मिल रहा है, टैली है पूरा के पूरा, कोई भी जाके लो वो वैसा ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। और अगर आपने कोई कस्टमाइज करके, अगर आपने कुछ कस्टमाइज करके कोई सॉफ्टवेयर ले तो वो हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे आप टैली वाले के पास गए कि मेरे को टैली ERP 9 नहीं चाहिए, या मेरे को तो एक काम कर इसके अंदर ये डाल मतलब बहुत सारा आपने कुछ कस्टमाइज करा दिया, या आपने ERP अलग से बनवा के ले लिया। तो अगर आपने कस्टमाइज लिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, और अगर आपने प्रीपैक लिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। डी कंप्लीट। ई क्या बोलता है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेम फ्रॉम एन एक्ट। अरे रिफ्रेम फ्रॉम एन एक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, और टू टॉलरेट एन एक्ट सिचुएशन, और टू डू नॉट टू डू, मतलब कुछ करने और ना करने, वो अपन ने पढ़ा था ना, ये वो वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना करने के लिए कर दिया तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। वही एग्जांपल, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप भी टीचिंग करो, मैंने बोला आपको टीचिंग करने की जरूरत नहीं, मैं आपको 500 रुपए पे कर दूंगा, तो मैंने आपको कहा कुछ ना करने से रोका है, तो इसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। यहाँ कोई गुड्स तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, आप मेरे को सप्लाई दे रहे हो, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, किसकी के कुछ ना करने की, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। अरे राइट टू यूज है ना भाई साहब, अब वर्डिंग तो देखो, मतलब कुछ भी डाल रखा, राइट टू यूज है, एनी गुड्स है किसी के लिए, अरे हायर यूज के लिए दी तो नहीं, तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। 5 कंप्लीट। अब गाइस सिर्फ 2 बचे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 वाला क्या बोला, अरे फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई। 6 वाला क्या बोला, 2 कंपोजिट सप्लाई है, इनको आपको क्या मानना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर कंपोजिट सप्लाई का मतलब कहते हैं गाइस, सर कंपोजिट सप्लाई का मतलब कहता है मिक्सअप है, जहां पर मिक्सअप है, मतलब एक से ज्यादा टाइप की सप्लाई है, ठीक है, एक से ज्यादा। पहला क्या बोला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है ना, उसको आपको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। और सेकंड क्या बोला, सप्लाई बाय वे ऑफ है, कोई भी सर्विस है मीनवेयर हुज गुड्स बीइंग फूड कंजम्पशन, मतलब सेकंड क्या बोला, रेस्टोरेंट वाली सर्विस। तो इन्होंने क्या बोला 6 के अंदर कि ये दो सप्लाई होती है ना, कंपोजिट सप्लाई, इनको आपको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। क्या क्या है, फर्स्ट क्या थी, कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस, और सेकंड क्या थी, रेस्टोरेंट की सर्विस, ठीक है। सर फर्स्ट के ऊपर देखते हैं वापस, इन्होंने क्या लिखा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अंदर ये लिखा है, बिल्डिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, फैब्रिकेशन करना, कंप्लीशन, इरिक्शन और सब कुछ, रिमूवल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जांपल देता हूँ गाइस, मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर मान लीजिए कि एक दीवार के अंदर कुछ टूट्स आ गया, ठीक है। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और आपने उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आपने उसको बोला भैया ये दीवार आपको सही करनी है, ठीक है साहब। तो गाइस अब ये जो आपको दीवार सही करके दे रहा है ना, इसके अंदर अब माल मटेरियल भी उसका, सर्विस भी उसकी, दोनों उसके, तो वो आपको जो सर्विस दे रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस पढ़ेंगे। सर वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैंने ये दीवार बनाई ना, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें 99,000 का तो गुड्स ही लगा है, 1,000 मेरी मजदूरी लगी, 99,000 का गुड्स लगा, 1,000 की मजदूरी लगी, तो ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ना, वो मेरे को गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? नहीं,
एक्ट के अंदर सीधा लिख दिया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, हाँ है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अरे सर लेकिन 99% तो गुड्स आ रहा है, सिर्फ 1% सप्लाई। अरे छो आता ना, चाहे 99 हो या 99.99, कितना भी गुड्स आओ, कितनी भी सर्विस आओ, हमें कोई लेना देना नहीं। अरे सर ये तो देख लो 50% से ज्यादा है, कम है। अरे ना ना मुन्ने ना, हमने आपको कह दिया ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है, हाँ है, कंपोजिट सप्लाई है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, खत्म। इसके आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। फर्स्ट ये। सेकंड, रेस्टोरेंट में भी यही आर्ग्यूमेंट थे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने मसाला डोसा पिज्जा ऑर्डर किया तो वो आपको गुड्स भी तो दे रहे हैं, सर्विस आपको बैठ के खाने की दे रहे हैं, तो भी बोले नहीं इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। तो ये दो कंपोजिट सप्लाई आपको हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है। ये और लास्ट में 7 कुछ भी बोला इन लोगों ने, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगर ये कोई भी सप्लाई करता है इधर उधर मेंबर को, कैश वैश के लिए मेंबर को करते हैं, ऑफकोर्स यार कैश से लिया तो कुछ ना कुछ गुड्स देंगे, तो हो जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप यहाँ पे सातों के सातों कंप्लीट। एक बार रिवीजन करा लो, एक बार रिवीजन कर ले। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग कहा थे कि सेक्शन 7(1)(a) अपना 7(1) में थे, ABC 3 पार्ट हो गए, ठीक है। फिर अपन 7(1)(a) के अंदर आइए, ये क्या बोलता है कि मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ये क्या बोलता है कि मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम देखते गए, इन्होंने फिर क्लासिफिकेशन में क्या बोला कि एक काम करो क्लासिफिकेशन के अंदर, हाँ ये बोला शेड्यूल सेकंड के अंदर, ठीक है। शेड्यूल सेकंड में यहाँ 60 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इन्होंने बोला कोई भी ट्रांसफर, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, कोई ट्रांसफर हो जहां लीगल ओनरशिप जो है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो वो हो जाएगी, चाहे आज हो या फ्यूचर में हो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। और लीगल टाइटल अगर ट्रांसफर नहीं होता तो वो हो गई सप्लाई ऑफ सर्विस। फर्स्ट पॉइंट अपन ने ये पढ़ लिया था। फिर अपन गए थे सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या बोला था, कोई भी गाइस लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई भी टेनेंसी या लीज है, सेल नहीं टेनेंसी या लीज है, ठीक है, तो वो हो जाएगी सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हो गया। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था कि साहब ये कोई भी वर्क, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क है ना, कोई जॉब वर्क जो किसी को देते हैं, प्रोसेस वाला, डाइंग हाउस का एग्जांपल लिया था, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हो गया थर्ड। फिर फोर्थ के ऊपर हम गए थे। फोर्थ पे हमने क्या पढ़ा था, आपको कुछ पता हो तो बताओ। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है। उसके अंदर क्या है, अगर परमानेंट करता हूं तो गुड्स, टेम्परेरी करता हूं तो सर्विसेज। लेकिन अगर मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूं तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। पूरा बिजनेस में बंद करके जा रहा हूं मैं खुद, तो मतलब मैं सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन हो गया, और मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूं तो सप्लाई मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और जीएसटी पेबल होगी। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है, अगर मैं ये बिजनेस किसी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, या तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव बैठे के जा रहा हूं, या मैं आपको ये पूरा के पूरा ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इस केस में सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। क्यों क्या फिफ्थ अपने क्या पढ़ा, अरे सर एक वो लंबी चौड़ी लिस्ट की, ए से लेकर एफ तक, ए, ठीक है। तो फिफ्थ के अंदर ये सबके सब जो भी सर्विस है ना, ये सबके सब सर्विस को हमने क्या माना था, सप्लाई ऑफ सर्विस। सबके सब सर्विस को हमने क्या माना था, सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या कहती, सबसे पहले बोला कोई भी रेंटिंग है तो ये, ठीक है साहब। इसके बाद सेकंड क्या बोला, कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है तो ये। यहां पर एक क्या था कि गाइज टैक्स बचाने की स्कीम क्या थी कि सीसी और ऑक्यूपेशन से पहले जो भी डेट पहले हो, वो डेट को लक्ष्मण रेखा खींच लो, उससे पहले अगर 1 रुपया भी आए तो जीएसटी पेबल होगा, और पूरा के पूरा अमाउंट उस दोनों में से जो डेट पहले है उसके बाद पूरा के पूरा अमाउंट आता है तो जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। ये अपन ने बी पढ़ा था। फिर सी अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर का कोई टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम मानेंगे कोई सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑफकोर्स ये सब सप्लाई से। फिर हमने वो सॉफ्टवेयर वाली पढ़ी थी, अगर आप प्री पैक सॉफ्टवेयर लेते हो, अगर आप प्री पैक पहले से है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, और आप कस्टमाइज करके लेते हो तो वो सप्लाई ऑफ कस्टमाइज वाला सर्विस हो जाएगा। फिर हमने कहा था एग्री कुछ का करने या ना करने के लिए तो सप्लाई ऑफ सर्विस, और लास्ट में था कोई भी गुड्स के राइट ट्रांसफर कर रहे हो आप यूज करने के लिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। 6 के अंदर गए 2 कंपोजिट सप्लाई, हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फर्स्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड रेस्टोरेंट की, और साथ में कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है वो अपने मेंबर को कैश के लिए देती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर अपना सेक्शन 7(1) जो 7(1) के अंदर जो सेकंड वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। ओके, अपन चलते हैं नेगेटिव लिस्ट के ऊपर, सेक्शन 7(3) में अपन चलते हैं सेक्शन 7(1)(3) के अंदर, ठीक है। अब वो वहां पे कैसा पेमेंट्स आता है, ठीक है, इसके अंदर देखते हैं।
सेक्शन 7(1) में आए थे अपन ने, ठीक है। अपन ने क्या बोला, सेक्शन पहले 7(1) था वो इंक्लूड, और सेक्शन 7(2) क्या बोलता है, एक्सक्लूड। सेक्शन 7(2) क्या बोलता है, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड हमें इनको बाहर निकालना, हम इनके पास गए क्या एक्सक्लूड करना, तो ये बोला शेड्यूल 3, ये बोला आई हैव द शेड्यूल 3, आई हैव द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के अंदर जो लिखा है उनको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, उनको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेगेटिव लिस्ट क्या क्या बोल रखे हैं। आइए गाइस, बहुत छोटी है, बहुत छोटी ही है ये, फटाफट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, और ये 5 के 6 मैं आपको जल्दी से जल्दी बता ही दूंगा। 10 मिनट लगेंगे, ये पूरी की पूरी थर्ड वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। आओ सबसे पहले क्या लिखा, एक्टिविटी। आओ आप पेज नंबर 2.43 पे, पेज नंबर 2.43 पे आओ। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, सबसे पहले आप देखो, एक वही वापस पुरानी वाली टेबल बंद रखी होगी। सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले फर्स्ट सप्लाई सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या बोला, अगर ये कोई भी एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय जैसे मैं मान लो कि पार्ले के लिए काम करता हूं, तो मैं पार्ले के लिए एम्प्लॉय, तो मैं पार्ले को जो सर्विस दे रहा हूं ना, अरे आप इसको सप्लाई नहीं मानोगे भाई साहब, क्या कर रहे हो, यहां पे भी टैक्स लगा दोगे क्या। लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट का कोर्स है। अगर मैं यहां पे फिर सर्विस दे रहा हूं तो उसको आप सप्लाई नहीं मानोगे। तो फर्स्ट की हो गई, कोई भी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को सर्विस दे तो उसको नहीं मानेंगे सप्लाई, ठीक है। अब आपको पता है वो 50,000 वाली जो लिमिट है ना, एग्जाम्पशन, वो तो है ही है, वो तो अलग से लगेगी, वो चाहे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना, वो लगेगी। आप आओ, इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले कि कुछ लिखा, अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर टू प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कुछ प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है, तो वो भी इसको इंक्लूड करेंगे साहब, ठीक है, वो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। सेकंड क्या है, कैजुअल वर्कर देते वो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। और लास्ट वाला भी ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब वो ये कि आपने कुछ अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, खत्म, ठीक है। अब आगे क्या बोला है साहब, ठीक है साहब, अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हुआ, तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया आपने, ऐसे ही सर्विस दे दी, तो वहां सप्लाई मानेंगे और वहां फिर लगेगी, वहां जीएसटी आएगी। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट। सेकंड क्या बोलता है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर आपको सर्विस दे रहा है, अरे भाई साहब आदमी ऑलरेडी परेशान है, तभी तो वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास जा रहा है। बंदा, मैं अगर किसी कोर्ट के पास जाता हूं तो कोर्ट मेरे को सर्विस दे रहा है, तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे भाई साहब। अरे इसको सप्लाई मान के आप जीएसटी ले रहे हो, बंदा ऑलरेडी परेशान है, आप उसको बोलते हो जीएसटी दे, तो ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एक चीज बता दूं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में यहाँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इंक्लूड नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे गाइस, इन्होंने एक्ट के अंदर लिख रखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड थिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का रेफरेंस आएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मैं आपको वहां बता दूंगा, वहां एक रहेगी सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रहेगी, वहां आरसीएम लगता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कोई भी है ना बिजनेस एंटिटी को, तो इसीलिए उसको सप्लाई में रखा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाले को। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, सर ये याद कैसे होंगे, इसके बाद मैं आपको एक निमोनिक्स बता दूंगा, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगी। सेकंड क्या है, फंक्शन परफॉर्म बाय एमपीएमएलए। ओहो गवर्नमेंट वाले, अब गवर्नमेंट खुद बना दी तो खुद के एमपीएमएलए को तो छूट देगी, तो बोले हमारा एमपीएमएलए अगर कोई फंक्शन करते हैं तो उस पर सप्लाई नहीं लगेगी, ठीक है था। उसके बाद क्या बोला, ए था ये, बी क्या बोला, ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन जो होल्ड करता है कोई भी पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सप्लाई, ये सर्विस दे रहे अपनी, ठीक है, इंडिया के लिए, तो गाइस ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पोस्ट है, तो वहां सप्लाई नहीं लगेगी। प्रेसिडेंट साहब हो गए, वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, ठीक है, तो इनके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला, कोई भी चेयरपर्सन मेंबर डायरेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी उसमें डायरेक्टर या चेयरपर्सन जो मोटे मोटे लोग हैं उनके भी सप्लाई नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये हो गई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट क्या थी, 3, सबसे पहले एम्प्लॉयर, सेकंड क्या था आर्बिट्रल क्रिमिनल, थर्ड क्या था एमपीएमएलए, फोर्थ क्या था सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेरेमोनियल और मॉर्चुरी। मतलब अरे भाई साहब आदमी की डेथ हो चुकी है, अब ये डेथ से रिलेटेड है, आप फ्यूनरल चल रहा है उस बंदे का, ठीक है, फ्यूनरल है या ब्यूरल चल रहा है उस बंदे का, आप बोलते हो यार सब ये सप्लाई हो और इसके ऊपर जीएसटी दो, भाई साहब आदमी की डेथ हो गई, आपको जीएसटी की पड़ी है, तो इसलिए वहां पे जीएसटी नहीं, वहां पे उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे, तो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं आएगी। फोर्थ ये कंप्लीट। फिफ्थ में क्या बोलता है, सेल ऑफ लैंड। ये मैंने आपको पता है अपन ने जब वहां पैराग्राफ पढ़ा था शेड्यूल 2 के अंदर, जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था वहां पर पता है आपको एक पॉइंट आया था, ठीक है, वहां क्या था, रेंटिंग है, सेल नहीं था, तो सेल ऑफ जो लैंड, अगर कोई भी सेल ऑफ लैंड है ना कहीं, तो उसके अंदर यहाँ पर ये देख लो, सेल ऑफ लैंड के अंदर यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है, उसको सप्लाई ही नहीं माना इन लोगों ने। और इसके आगे क्या लिखा है,
सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5 बी ऑफ शेड्यूल, मतलब सेल ऑफ बिल्डिंग को मानेंगे, क्योंकि अपन ने पैराग्राफ 5 के अंदर भी मैंने आपको बताया कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग को सेल कर रहा है तो वहां जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तो वो 5 ही देखेंगे क्या, वो लक्ष्मण रेखा खींच कर दोनों में से अगर 1 रुपये भी पहला है तो सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर तो आ सकता है, सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी आ सकता है अगर 1 रुपया भी सीसी या दो देखिए ना जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन इन दोनों की डेट से अगर 1 रुपया भी पहले है तो सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी आएगा, अगर पूरा के पूरा पैसा उन दोनों के बाद है तो सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी नहीं आएगा, और सेल ऑफ लैंड पे तो कभी जीएसटी नहीं आएगा। खत्म। पांचवा। और छठा क्या बोलता है, एक्शनेबल क्लेम। छठा क्या बोलता है, कोई भी एक्शनेबल क्लेम है उसके ऊपर उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन अदर देन किसको, अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा। आप करो लॉटरी करो बैटिंग करो गैम्बलिंग करो जीएसटी तो देना पड़ेगा, बाकी एक्शनेबल क्लेम के ऊपर नहीं आएगा। और लास्ट हो गया, 6 ही हो गए, ठीक है। तो ये 6 हो गए। अब आप बोलोगे याद कैसा होता है, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ गाइस, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो एम्प्लॉय परेशान हो गया, वो चला गया कोर्ट में, गया कोर्ट के अंदर गया। कोर्ट के अंदर क्या कि बहुत डिले चल रहा था, उसकी सुनी नहीं जा रही थी, तो वो अपने लोकल एमपी एमएलए के पास चला गया, अपने एमपी एमएलए के पास गया और बोला कि साहब ये मेरी सुनवाई करा दो। एमपी एमएलए ने भी उसकी नहीं सुनी, तो उसने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। उसने डिप्रेशन में, थोड़ी स्टोरी सैड टाइप लगेगी बट याद करने के लिए यही है, डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली, ठीक है। उसने खुदकुशी कर ली, तो 4th वाली यहाँ कंप्लीट हो गई। फिर 5th, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर था ना उसको दया आ गई, उसको थोड़ा गिल्ट फील हुआ। जो एम्प्लॉयर था उसको गिल्ट, यार मेरी वजह से मैंने उसको जॉब से निकाला, उसको वहाँ सुनवाई नहीं और वो उसने सुसाइड कर लिया, अब उसके बीबी बच्चों का क्या होगा। तो उसने क्या किया, उसने एक लैंड उनके बीबी बच्चों के नाम कर दी, एक लैंड बीबी बच्चों के नाम कर दी। लेकिन उसके बच्चे साफ मतलब सुधरे हुए ना ठहरे, उन्होंने क्या कर दिया, उसको एक्शनेबल क्लेम के अंदर उन्होंने लूज कर दिया, जिसमें उन्होंने वो उन्होंने लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग में लगा दिया। ये स्टोरी सिंपल सी है, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को बाहर निकाला, कोर्ट गया, एमपी एमएलए के पास भी गया, नहीं सुना, उसने सुसाइड कर ली, उसको गिल्ट फुल हुआ एम्प्लॉयर को, उसने एक लैंड उनको ट्रांसफर कर दी और उसके बच्चों ने वो लैंड भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर खो दी। ये कंप्लीट। अब स्टोरी को यहाँ से मैं टैग करके बताता हूँ। सबसे पहले स्टोरी क्या जगह, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बाहर निकाला, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाहर निकाला, ठीक है, मतलब मालिक ने कर्मचारी को बाहर निकाला, ठीक है। हाँ, तो अपनी ये थी, तो पहली सर्विस क्या थी कि हाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से रिलेटेड अगर जो भी सर्विस है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो वो सर्विस नहीं लगेगी। सेकंड, वो गया कोर्ट में, तो सेकंड क्या थी कि सर्विसेज बाय एनी कोर्ट एक्सेप्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वो फिर कोर्ट में भी नहीं होता, वो गया एमपी एमएलए के बाद, तो सर्विसेज बाय एमपी एमएलए। तो यहाँ 3 थी, ए था एमपी एमएलए, बी था कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा वो, और तीसरा था चेयरमैन, और वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कोई चेयरमैन और मैनेजर लोग है तो वो। ये कंप्लीट। उसके बाद उसने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली, ठीक है, खुदकुशी कर ली, तो सर्विसेज बाय फ्यूनरल और ब्यूरल वाली कोई सर्विस है उसके भी नहीं लगेगा। एम्प्लॉय को गिल्ट फील, उसने एक लैंड दे दी, मतलब सेल ऑफ लैंड पे नहीं लगेगा। सेल ऑफ बिल्डिंग पर आप देखेंगे अगर पैसा 1 रुपये भी पहला मिलना तो आपको जीएसटी लगाना, नहीं तो लगेगा। और लास्ट में उसके बच्चों ने उसको बैटिंग गैम्बलिंग के अंदर गवा दिया, मतलब एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग। ओके गाइस, तो ये है नेगेटिव लिस्ट। ये 6, अगर ये 6 एक्टिविटीज है तो जीएसटी नहीं लगेगी। सर ये 6 एक्टिविटीज है, वो 5A वाली जो डेफिनेशन थी ना सेक्शन 7 के अंदर, ए के अंदर जो डेफिनेशन थी ना कि सेल होना चाहिए, ठीक है, कि सेल होना चाहिए। उसके बाद क्या था कि मेड और एग्री टू बी मेड भी है, कंसीडरेशन भी इन द कोर्स ऑफ अर्थ। सर ये ना सेल ऑफ लैंड, ये जो सेल ऑफ लैंड है ना, ये सेल है, ठीक है, सेल है, हमने एग्री भी कर दिया, कंसीडरेशन भी, और बिजनेस के लिए सेल की सर जीएसटी लगा दो ना सर, वो डेफिनेशन क्लियर हो गई ना मुन्ने ना। 7.2 क्या बोलता है कि ये 7.1 जो बोला उसको भूल जाओ, मैं इसका बड़ा भाई हूं। 7.2 क्या बोलता है, 7.2 क्या, आप मेरे पास आए हो ना, ये मेरी जो गैंग है ना, मेरे शेड्यूल टीम में जो गैंग है ना, 6 बंदे मेरे पास, जो मेरी गैंग है 6 लोग है ना, ये लोग आए, अगर विदाउट ये लोग को आपको कभी सप्लाई नहीं मानना, कभी जीएसटी नहीं लेना है। फिर बोले अरे सर 7.1 डेफिनेशन, अरे भूल जाओ, कौन 7.1, 7.2 बोलते भूल जाओ 7.1 को। तो गाइस ये जो 6 यहां पर लिखी हुई ना, जब इनका मामला है ना तो आपको पीछे सब कुछ भूल जाना, डेफिनेशन है सब कुछ भूल जाना, नहीं ये 6 है तो सप्लाई नहीं है, खत्म बात। ये 6 आप हो, हाँ सर हो, आप किसके हो, शेड्यूल 3 में सेक्शन 7.2 के भाई हो, उसकी बहुत चलती है, ठीक है, तो इसलिए आपको जीएसटी नहीं देंगे। तो गाइस रिकॉल 7.1 आपको पता है, अब हमने क्या पढ़ा, 7.1 में इंक्लूड ए पार्ट आपको डेफिनेशन, बी में इंपोर्ट वाला, सी के अंदर क्या था शेड्यूल 1, उसके अंदर कितने पैरा थी, A B C D 4 पैरा थे, ठीक है। उसके बाद हम गए 7.1A के अंदर, 7.1A के अंदर गए, उसके अंदर कितना पैरा था गाइस, उसके अंदर 7 थे, आई थिंक 7 थे, हाँ 7 थे, ठीक है, 7 वाले थे। और 7.2 के अंदर गए, इसके अंदर कितने 6, तो 4 7 6,
क्या सर ये नंबर वाइज याद रखना जरूरी है? इसको आप अगर नंबर वाइज याद नहीं रखोगे 7 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 आपको याद होंगे, याद रखने हैं, और ये 6 भी आपको याद रखने हैं। गाइस पैरा वैरा कोट करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई कंप्लीट। और एक और छोटी सी चीज है गाइस, छोटी सी चीज मैं बता देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने इसके बाद 7(2)B में कुछ और नोटिफाई की। क्या की गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये एकदम रेयर है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई भी ट्रेन, ये कन्वेंस है ना, ये माल और यात्रियों को लाने के लिए जो भी कन्वेंस है, अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं या रिपेयर है और मेंटेनेंस के लिए या कैरिंग और पैसेंजर और गुड्स के लिए, तो वहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मैं ललित, मेरा यहाँ पर एक मेरी ब्रांच है, मेरे पास 10 ट्रक है, मैंने 10 ट्रकों को महाराष्ट्र में एक दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, रिपेयर के लिए कर दिया, तो यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये सप्लाई नहीं बनेंगे। और सेकंड क्या बोला ना, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर, ये छोटे छोटे जो पार्ट है ना, ये क्रेन व्रेन के ऊपर जो पार्ट होता है ना, इनको भी नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो कोई पूछते नहीं। फिर भी क्या है, फर्स्ट क्या था गाइस, इसके अंदर लास्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से इन दो को बोला। क्या था, पहला तो कोई भी रिलेटेड पार्टी या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ऐसे व्हीकल्स, ये आप देख लो, ये ट्रेन है, ट्रक है, ट्रंकर है, व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है, जो भी ये यात्रियों या सामान को ले जाने की जो ये वाहन है ना, ये अगर इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो या ले जाने लाने के लिए या रिपेयर के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड वो रिक्स विक्स टूल है, इनके ऊपर भी नहीं लगेगा। तो गाइस यहां अपना सेक्शन 7 होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 8 की। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे, अपन सेक्शन 8 को खत्म ही कर देते, उसके बाद अपना रिवीजन हुईगा, उसके बाद अपना रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो आइए गाइस, अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8। क्या बोलता है सेक्शन 8? क्या बोलता है? आपने देखा, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में एक तो सेक्शन 7 अपन पूरा देख लिया, एक सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 क्या बोलता है? वो बात करता है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई मैं आपको, मतलब देखो गाइस, इसके अंदर प्रोविजन तो सब लिखे, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता था कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या। आओ साहब, पेज नंबर 2.48 क्या बोले ये लोग, क्या बोले सबसे पहले, अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। और मिक्स सप्लाई के अंदर क्या, हाईएस्ट रेट। साहब दो टाइप की सप्लाई हो, सर क्या है सर, है क्या, बताओ। सेक्शन 8 हम सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 की बात ये क्या बोलता है भाई साहब, ये क्या बोलता है साहब, एक तो है कंपोजिट, ठीक है, और एक है मिक्स सप्लाई, एक है मिक्स्ड सप्लाई। ओके सर, कंपोजिट सप्लाई में क्या बोलता है, 2 या 2 से अधिक, देखो दोनों में 2 या 2 से अधिक सप्लाई होगी, दोनों में 2 या 2 से अधिक सप्लाई होगी, मिक्स करके बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, हम इन डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहले आता है कंपोजिट में, ये क्या बोलता है, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स एक साथ में आप ट्रांसफर करो, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स एक साथ ट्रांसफर कर लो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो, अब आओ पेज नंबर 2.4 के ऊपर, ठीक है, नीचे आ जाओ। कंपोजिट सप्लाई मींस, उसमें क्या लिखा है, कंप्रोमाइज 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, दोनों के दोनों, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा और गुड्स और एनी कॉम्बिनेशन, ठीक है साहब, कॉम्बिनेशन ये हो गया। क्या बोला, आर नेचुरली बंडल्ड है साहब। आप 2 या 2 से ज्यादा गुड्स बेचो ना, ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब पूरा मार्केट करता है साहब, पूरा मार्केट, आपको अलग से नहीं कर रहे हो। सर फॉर एन एग्जांपल बताओ ना सर, ऐसे तो हमको समझता नहीं है। मिर्ची बड़ा आपके यहाँ चलता नहीं होगा, और क्या बोलते हैं यार, आपने ना वड़ा पाव ले लिया, तो गाइस वड़ा पाव के साथ मिर्ची भी मिलती है और चटनी भी मिलती है, तो साहब चटनी हर कोई देता है। आप ऐसा थोड़ी कि वड़ा पाव वाला बोलेगा एक काम करो, वड़ा पाव इस शॉप से लेके जाओ, आपको चटनी चाहिए अगली दुकान से खरीद लो, 2 रुपए दे दो अगली दुकान से खरीद लो। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा यार, आपने ये क्या बोलते हैं वड़ा पाव दिया है, तो आपको साथ में चटनी देनी पड़ेगी। कहीं मैं बार बार मिर्ची क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मिर्ची बड़ा भी एक इसके टाइप में होता है, वो हमारे यहाँ चलता है। तो आई होप आपका चलता नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मतलब समोसा, कचौरी, लाइक व्हाटएवर एग्जांपल ले रहा है, ठीक है। तो इसके साथ में चटनी, तो ये भी एक कंपोजिट सप्लाई होगी, पूरा के पूरा मार्केट देता है, हर कोई देता है सर, हर कोई देता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, आप रेस्टोरेंट, आप ये होटल वाली सर्विस ले लो, आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो, आपने वहां फोन करके बोला भाई साहब कुछ नाश्ता वास्ता है क्या, हाँ सर है, कि भाई भेजो, कि नहीं हम आपको नहीं भेजेंगे, क्यों, आप स्टे कर रहे हो तो आप स्टे वाली सर्विस लो, ये नाश्ता हम रेस्टोरेंट वाले जो लोग आते हैं उन्हीं को देते हैं। ऐसा थोड़ी बोलेगा होटल वाला, क्या बोलेगा, हाँ खाना वाना भी सब साथ में मिलेगा। ताज के अंदर पता आपको क्या होता है कि वहां पर हेड का ना रूम फिक्स का होता है, जैसे दिल्ली ताज की है, जैसे वैसे 9 या 10 हजार रुपए एक दिन का है, ठीक है, वहां पे डिपेंड्स ऑन रूम है, ठीक है, तो 10 हजार रुपए एक दिन का किराया वहां पे। उसके अंदर ना मील भी फिक्स है, ब्रेकफास्ट, उसके अंदर ब्रेकफास्ट और डिनर फिक्स होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर। तो ऐसा थोड़ी, तो फिर ये हर कोई दे रहा है। आप जहां भी रूम लेते हो, लगभग आजकल हर कोई ये लोग देने लग गए कि आप ये आप हमारे यहाँ रहो, आपको नाश्ता भी फ्री मिलेगा। तो ये क्या हो गया,
तो ये क्या था कि नेचुरली बंडल्ड है, और जबरदस्ती दो सर्विस को घुसेड़ा नहीं गया साहब, नेचुरली बंडल्ड है, हर कोई देता ही देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, और किसके बाद वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई। अरे इन दोनों में से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, एक तो मेन है। वो मेन प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या, मैं नहीं तो पीछे वाली भी नहीं, मैं नहीं तो ये पीछे वाली दूसरी सर्विस भी नहीं। फॉर एग्जांपल अपन ने ये वड़ा पाव का एग्जांपल लिया, भाई साहब अगर वड़ा पाव नहीं है तो वो चटनी थोड़ी देगा। आप जाओगे दुकान के, भाई साहब एक काम करो चटनी दे दो थोड़ी, और क्यों दे दे चटनी, वड़ा पाव खरीदो तो चटनी मिलेगी। तो यहाँ वड़ा पाव हो गई आपके ये प्रिंसिपल सप्लाई। होटल के अंदर क्या गाइस अलग से वो देते, बट वो रेस्टोरेंट में है, अगर उनका अलग से रेस्टोरेंट ओपन है तो वो रेस्टोरेंट सर्विस अलग आ जाएगी। ऐसा अगर सिर्फ स्टे वाली होटल है तो वो खाना वाना डायरेक्टली आपको सिर्फ खाना प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। अब प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब इन्होंने वही देख रखा कि कहाँ है। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता दूं, नीचे देखो 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, इन लोगों ने क्या बोला। सेकंड एग्जांपल देखो, व्हेन अ कंज्यूमर बाय अ टेलीविजन सेट एंड आल्सो गेट अ मैंडेटरी वारंटी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गई। मतलब आपने क्या क्या एक टीवी फ्रिज खरीदी, एसी बेसी कुछ भी खरीदी, तो साथ में वारंटी वाला क्लॉज भी तो आता है कि 2 साल की वारंटी है। तो गाइस ये कंपोजिट सप्लाई हो गई, एक तो आपको गुड्स भी मिला और एक वो वारंटी वाली सर्विस भी मिल रही है आपको, ठीक है। तो यहां 2 अलग अलग सर्विस हो गई। गाइस एक चीज बताओ, आपने एसी बेसी खरीदा नहीं और आप ऐसी दुकान पे चले गए, भाई साहब क्या एसी तो नहीं खरीदना हमको, तो भाई साहब आप क्यों आए हो, सर वो ये वारंटी वाली सर्विस दे दो। अरे थोड़ी मिलेगी यार, प्रिंसिपल सप्लाई एसी लो तो साथ में वारंटी मिलेगी ना, तो ये ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या है गाइस, कंपोजिट सप्लाई क्या अगर अपन कंक्लूड करते हो तो दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई, 2 या 2 से ज्यादा क्या है टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। ये क्या है नेचुरली बंडल्ड, पूरा मार्केट करता है साहब, ऐसी चीजें हर पूरा मार्केट करता है। और एक जो है उसके अंदर प्रिंसिपल सप्लाई, एक है प्रिंसिपल सप्लाई। गाइस ऐसा कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैकेट फॉर्मूला नहीं जिसके अंदर आप चीजों को रखो और आपको पता चल जाए कंपोजिट क्या मिक्स क्या है। आपको आपका माइंड अप्लाई करके बेस्ट ऑफ जजमेंट चीजें निकालनी पड़ेगी, गॉट इट। तो ये हो जाएगी कंपोजिट सप्लाई। सर ये तो हो गया, आपको बता दिया। अब यहाँ पे जीएसटी किस रेट से लगेगा गाइस, जो प्रिंसिपल गुड्स रहेगा ना उसकी जो रेट है ना वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीवी खरीदो तो टीवी के साथ में आपको वारंटी भी तो मिलती है, तो टीवी हो गई प्रिंसिपल सप्लाई, वारंटी हो गई सेकेंडरी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पूरे के पूरा टीवी और वारंटी वाली सर्विस दोनों, टीवी गुड्स हो गया, वारंटी हो गई, सर्विस, तो दोनों के ऊपर टीवी की रेट लगेगी, दोनों के ऊपर टीवी की ही रेट लगेगी, गॉट इट। ये एयर वाला भी दिया आपको पता था, जैसे गाइस एयरलाइन के अंदर साथ में कोई एयरलाइन वाले नाश्ते वास्ते भी साथ में ब्रेकफास्ट, तो वहां पे मेन प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होगी, एयरलाइन टिकट वाली हो गई, और सब्सिक्वेंट और सब्सिडी सप्लाई कौन सी हो गई, वो खाना वाना। तो वहां मेन रेट किसकी लगेगी, जो आपके टिकट के फेयर की लग रही है ना वो रेट लग जाएगी, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर क्या होता है, मान लो कि आप टीवी और आपने वारंटी खरीदी, तो आपको एक ही बिल, आपको बोला उन्होंने 10,000 में दोनों है, तो गाइस तो 10,000 के ऊपर पूरी की पूरी टीवी की रेट लग जाएगी। उन्होंने बोला सर 9,000 तो टीवी की रेट है, 1,000 वारंटी की रेट है, तो भी दोनों के ऊपर 10 जो टीवी की रेट है वही लगेगी, चाहे सिंगल प्राइस हो या सिंगल प्राइस ना हो, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई वाली ही आपको दे रही है, ये हो गया। और उसके बाद मिक्स सप्लाई क्या बोलता है सर, मिक्स सप्लाई क्या बोलता है, मिक्स सप्लाई आओ पेज नंबर 2.52 पे आओ, पेज नंबर 2.52। ये क्या बोलता है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है, एनी कॉम्बिनेशन है जो ईच अदर टैक्सेबल कर सकता है, ठीक है साहब, फॉर अ सिंगल प्राइस के साथ बेचा है जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। पहले तो क्या बोला साहब, ऐसी सप्लाई जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। गाइस पहले आपको कंपोजिट में चेक करना है, क्या चेक करना है कि साहब 2 और 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई, हाँ सर है, नेचुरली बंडल है, हाँ सर है, एक प्रिंसिपल सप्लाई, हाँ सर है, तो उसको कंपोजिट मान लो। यहाँ मान लो कि नहीं सर एक भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं, तो फिर आपको मिक्स में चलना है। नहीं सर नेचुरली बंडल नहीं, जबरदस्ती घुसेड़ा गया तो मिक्स में चलना है। अगर कंपोजिट सप्लाई की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपको मिक्स में जाना है। मिक्स अब क्या बोलता है, मिक्स क्या बोलता है कि 2 या 2 से ज्यादा गुड्स को साथ में देकर, मतलब घुसेड़ के बेचे गया। ऐसा मार्केट बेचता ही नहीं है। मैं क्या करता हूं, आपकी पानी की बोतल, मैंने बोला एक काम करो साहब, पानी की बोतल भी ले लो, मार्कर भी ले लो, पानी की बोतल और मार्कर दोनों ले लो, दोनों मान लो कि 50 रुपए में ले जाओ सर, दोनों के दोनों 50 रुपए में ले जाओ। तो ये मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट है, ये कहीं मिक्स सप्लाई है। कौन बेचता है पानी की बोतल और मार्केट, नेचुरली बंडल में कोई नहीं बेचता साहब। प्रिंसिपल सप्लाई किसको मानोगे, बोतल भी अलग से बिक सकती है, ये भी अलग से बिक सकती है। प्रिंसिपल सप्लाई में क्या है कि मैं नहीं तो तू कोई नहीं, मैं नहीं तो पीछे वाली भी नहीं। यहां तो क्या बोतल अलग बिक जाएगी, मार्कर अलग बिक जाएगा ना, ठीक है। तो वो हो जाएगी मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई के अंदर क्या है कि जबरदस्ती घुसेड़ा गया, ऐसा कुछ बनता नहीं, बनाया गया। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, ये जैसे राखी वाखी का त्योहार आता है तो पता है ये वो गिफ्ट पैक देते हैं, राखी का त्योहार हो या कुछ और फेस्टिवल सीजन हो, दीपावली में, तो ये मॉल वाले क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट की वो बकेट बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक डाल दी, उसके अंदर कुछ वेफर्स डाल दिए, ठीक है, कोई बढ़िया चॉकलेट्स डाल दी, ड्राई फ्रूट डाल दिए। अरे भाई साहब कौन करता है ऐसा, ये तो आपने बिजनेस ट्रेंड करने के लिए किया है।
ये सब चीजें अकेले बिक सकते ना। अब ऐसा है क्या कि ड्राई फ्रूट्स मिलते ना, कोल्ड ड्रिंक ना लेके तो मैं भी ना बिकूंगा, ऐसा थोड़ी है यार। तो वो जबरदस्ती बनाई गई सप्लाई है, तो उसको बोलेंगे मिक्स सप्लाई। सर इस केस में क्या होगा, यहां क्या जीएसटी लगेगी, यहां क्या करेंगे गाइस, जो भी मान लो 5 गुड्स है तो 5 गुड्स में देखेंगे हाईएस्ट रेट किसकी है, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लेंगे। सर ऐसा थोड़ी होगा, सर ये तो बहुत अन्याय है ना। अरे अन्याय तो भाई साहब तूने क्यों बनाया, मार्केट में ऐसा बेचता ही नहीं है कोई लोग, तो क्यों बेच रहा है ऐसा। नहीं सर मैं अपना ना सेल, हमारी रणनीति है, सेल स्ट्रेटेजी और हम ऐसे बेचेंगे, तो दे भाई हाईएस्ट रेट से टैक्स दे। फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का कोई पैक बनाया, ठीक है, कोई वो गिफ्ट बकेट वाला पैक बनाया, उसके अंदर हर कोई गुड्स मान लो 5% की रेट से, लेकिन एक गुड से 50 रुपए की वैल्यू, एक गुड से 50 रुपए की वैल्यू है, उसकी रेट है 28%, उसकी रेट है 28% ठीक है। तो अब आप ऐसा नहीं कि बोलेंगे 950 पे तो 5% और 28 और 50 रुपए है ना, उसके ऊपर 28% लगा दो ना मुन्ने ना। एक साथ तू एक साथ सप्लाई कर रहा है ना, तू एक साथ सप्लाई कर रहा है ना। हाँ सर मैं एक साथ सप्लाई कर रहा हूं सर, एक साथ सप्लाई कर रहा हूं। मैं सामने वाले को बिल दे रहा हूं, बिल में क्या लिख रहा हूं कि तूने एक बकेट खरीदा 1000 रुपए का, 1000 रुपए का बकेट खरीदा, तो भाई साहब 1000 पे 28% जीएसटी लगा। सर लेकिन वो तो सिर्फ 5% की वैल्यू का नहीं लगा हाईएस्ट रेट। लेकिन सर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बकेट लिखा, लेकिन मैं अब उसके अंदर सब चीजें अलग अलग लिख रहा हूं, जैसे ड्राई फ्रूट्स अलग हो गए, कोल्ड ड्रिंक अलग हो गए, वहां मैं सबकी लिख रहा हूं कि हाँ ये 100 रुपए की, ये 500 की, ये 300 की, ठीक है, ये 50 की और ये 50 की। तो भाई सब तूने अलग अलग लिखे ना, सबकी अलग अलग प्राइस ले रहा है ना, तो ये मिक्स सप्लाई है ही नहीं, ये मिक्स सप्लाई है ही नहीं ना, क्योंकि तू सबके अलग अलग प्राइस लिख रहा है, सबके अलग अलग प्राइस लिख सबको अलग इनवॉइस बना के दे रहा है, अलग प्राइस, एक ही इनवॉइस में सब अलग अलग आ रहे हैं। हाँ सर, तो यहां सबकी इंडिविजुअल रेट लग जाएगी, ठीक है। तो गाइस सिंगल प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट था क्या था, कंपोजिट सप्लाई में चाहे सिंगल प्राइस हो या अलग प्राइस हो, आपकी प्रिंसिपल सप्लाई की रेट आएगी। और मिक्स सप्लाई में अगर सिंगल प्राइस चार्ज किए तो हाईएस्ट रेट लगेगी, और अगर आपने अलग अलग प्राइस चार्ज की, अलग अलग शो कर रखा सब कुछ, तो मिक्स सप्लाई ही नहीं है, नॉर्मल सप्लाई की तरह, और सबकी इंडिविजुअल उसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। इसका देखो कोई एग्जांपल है, ये लिखा है यहाँ पर, इन्होंने 2-3 एग्जांपल देख लेना। एक सबसे पहले क्या लिखा है, सप्लाई पैकेज कंसिडरिंग कैन, वही है कैंड फूड है, स्वीट चॉकलेट, मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वही है। और शॉपकीपर सेलिंग है स्टोरेज वाटर बोतल अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर। अरे फ्रिज के साथ बोतलें भी दे रहा है, ऐसा थोड़ी है कि यार फ्रिज नहीं तो बोतलें नहीं आएगी, बोतल तो मैं ऐसे भी खरीद लूंगा, ठीक है। तो बोतल वाला भी दिया साथ में, वो अलग अलग सिंगल सेम प्राइस है तो फ्रिज की रेट ही उसके ऊपर लग जाएगी, हाईएस्ट रेट दोनों की आ जाएगी वही। तो गाइज यहाँ पे अपना ये सेक्शन 8 भी कंप्लीट होता है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये यहाँ पे पूरा के पूरा चैप्टर अपना खत्म होता है। सर ये तो सिर्फ 2 या 3 बार ही रिवाइज हुआ गाइज, ये लेक्चर खत्म हो गया अपना, ये पूरा चैप्टर खत्म। अब इसके बाद में अपन एक मास्टर रिवीजन भी रिकॉर्ड करेंगे, उसके अंदर अपन पूरा के पूरा चैप्टर को वापस रिवीजन करेंगे, दो बार तो कर ही लेंगे उसके अंदर, तो वहाँ याद करने की ट्राई करेंगे। आई होप वो 1 घंटे का लेक्चर रखेंगे और उसके अंदर पूरा के पूरा रिवीजन। तो ये तो थोड़ा डिटेल में हो गया, वहाँ भी डिटेल तो चीज़ों को टच किया जाएगा, थोड़ा समझा जाएगा, बट एक एग्जाम्पल इतने डीप से नहीं ले जाएंगे, बट वहाँ भी पूरा के पूरा रिवीजन कर लिया जाएगा वापस। तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। एक बार सेक्शन 8 का मैं आपको बता दूं, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कोई भी चीज 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हो ना, सबसे पहले आपको आना है कंपोजिशन के रूल लगाने। अगर कंपोजिट सप्लाई के रूल लगते हैं तो कंपोजिट सप्लाई, नहीं तो वो मिक्स सप्लाई। ओके, कंपोजिट सप्लाई के रूल क्या है सब एक बार फटाफट। कंपोजिट सप्लाई की क्या है, 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई है, वो नेचुरली बंडल है, पूरा मार्केट कर रहा है, और एक कोई प्रिंसिपल सप्लाई है तो वो कंपोजिट सप्लाई, और वहां पे प्रिंसिपल सप्लाई की रेट आ जाएगी। नहीं सर ऐसा नहीं है, जबरदस्ती घुसेड़ा गया है तो वहां मिक्स सप्लाई है, वहां देखना। अब बिलिंग एक ही प्राइस सिंगल प्राइस चार्ज की, हाँ सर तो हाईएस्ट रेट देते, नहीं सर सबके अलग अलग प्राइस चार्ज की तो इंडिविजुअल रेट आ जाएगी। तो भाई दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर 2 सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको अच्छे से देखना है। और अगर अब आई हैव ट्राइड कि मैंने हर एक चीज़ को टच करने का ट्राई किया, और वापस हमने लॉजिकल वे में समझे भी है, ठीक है। स्टिल अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट हेयर, और यू कैन ड्रॉप मी मेल ऑल्सो, एंड यू कैन drop a text on Telegram also. I have attached my Telegram link also, as well as the link of group also, so you can join that group also, so you will get the notification of any further amendments, any further update regarding the GST subject, and you can ask there your doubt also. So guys, that's it all from our chapter 2. Stay tuned और stay safe. अब इसके बाद chapter 3 भी अपन कर लेंगे साथ में। So guys, thank you so much for watching this video. Thank you.